क्या संघ और बीजेपी में किसी तरह की दूरियां हैं? क्या कर्नाटक के नतीजों का कोई असर पड़ा है? क्या संघ बीजेपी को नसीहत दे रहा है? ये सारी बातें क्यों उठकर आ रही हैं? दरअसल संघ का अंग्रेजी का मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर। इसके संपादकीय में एक महत्वपूर्ण बात लिखी गई है। कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी को क्या नसीहत संघ दे रहा है या क्या इस बारे में कहा जा रहा है। तो जब किसी पार्टी के मुखपत्र में या किसी संगठन के मुखपत्र में, और संघ से बीजेपी किस तरह जुड़ी हुई है ये हम सभी जानते हैं, तो ऐसे में इस एडिटोरियल के मायने क्या हैं, प्रधानमंत्री मोदी और हिंदुत्व को लेकर इसमें क्या कहा गया है, आगामी चुनाव में राज्यों में नेतृत्व क्षमता को विकसित करने के बारे में इसमें क्या कहा गया है, ये बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर बातचीत करने के लिए जाने माने वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी जी मेरे साथ मौजूद हैं। सुमित जी, आपका स्वागत है। सबसे पहली बात तो इसका लब्बो लुबाब बताएं, आप क्या लिखा हुआ है और क्यों इतना चर्चा का विषय बन गया कि आज हर जगह खबर में दिख रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में ये छपा ये छपा। देखिए प्रवीण, दो तीन चीज़ें हैं। संघ हमेशा से भाजपा को नसीहत देता रहा है। नसीहत कह लीजिए, सलाह कह लीजिए, हिदायत शब्द को मैं जानबूझ के नहीं कह रहा हूँ, पर दुनिया कहती है, बीजेपी के विरोधी कहते हैं कि वो उनको हिदायत ही देता है, नसीहत नहीं देता है। कुल मिलाकर कर्नाटक चेतावनी है सीधी सीधी। कर्नाटक का जो परिणाम आया वो संघ के लिए भी आश्चर्यचकित करने वाला था, क्योंकि कर्नाटक में संघ मजबूत है और पूरे कर्नाटक में फैला हुआ है। ऐसा नहीं है, अगर उत्तर की हम बात करते हैं तो गुजरात और मध्य प्रदेश दो राज्य आते हैं, और दक्षिण की बात करते हैं तो कर्नाटक ऐसा राज्य आता है जहाँ पे संघ के पैर पसरे हुए हैं और बीजेपी मजबूत है। आज से नहीं, पिछले कई सालों से मजबूत रही। वो बीजेपी चुनाव हार जाए और इस तरीके से चुनाव हार जाए, और कांग्रेस जैसी कमजोर पार्टी जिसको कमजोर नेतृत्व, कमजोर व्यक्ति, कमजोर चेहरा, वो चुनाव जीते और बड़ी मेजोरिटी से जीत ले, तो इसको समझने के लिए पूरा का पूरा परिवार लगा हुआ है, संघ परिवार, जिसमें संघ भी है, भाजपा भी है, उसके और तमाम संगठन भी हैं। उसी के तहत ये इम्पॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइज़र का एडिटोरियल है। प्रफुल्ल केतकर साहब बहुत ही थिंक टैंक माने जाते हैं, बहुत ही करीबी हैं। उनका वो संपादक है उस पत्रिका के, वीकली पत्रिका, और उसके संपादकीय में बात लिखी गई है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखिए, जो हमको समझने की ज़रूरत है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कांग्रेस नहीं बोल रही है, ये संघ बोल रहा है, ये प्रफुल्ल केतकर बोल रहे हैं कि केवल मोदी के चेहरे से काम नहीं चलेगा, केवल हिंदुत्व के नाम पर काम नहीं चलेगा। दो जो सबसे बड़े प्लस पॉइंट बीजेपी गिनाती है अपने, उन दोनों चीज़ों से आप आने वाले वक्त में चुनाव नहीं जीत सकते हैं। कर्नाटक के नतीजों ने ये साफ कर दिया है कि ये दो चेहरे आपने, दो मुद्दे, एक चेहरा और एक मुद्दा आपने सामने रखा, पर आपका नतीजा टाए टाए फिस रहा। हमको अब उसका वो रेमेडी भी देते हैं, वो सुझाव भी देते हैं कि आप क्या करिए। जो नसीहत की बात हो रही है कि हमको स्थानीय स्तर पर मजबूत लीडर्स की ज़रूरत है। जो बीजेपी के अंदर इस वक्त अचानक लग रहा है, जैसे बोम्मई साहब कमज़ोर पड़ गए थे, उनको पनपने नहीं दिया गया येदियुरप्पा की वजह से, चाहे जो भी वजह हो, इन फाइट्स हो। राजस्थान में देखिए कितने चेहरे सामने हैं। चुनाव जिन जिन राज्यों के आ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। वसुंधरा, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, गजेंद्र सिंह शेखावत है। छत्तीसगढ़ देख लीजिए, वहाँ कितने चेहरे हैं। मध्य प्रदेश देख लीजिए, इतनी प्रॉब्लम चली, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, इतने चेहरे हैं। तो उनका ये इस आर्टिकल में, इस लेख में लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय स्तर पर मजबूत नेता की ज़रूरत है और स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ने की ज़रूरत है, खासकर वो चुनाव जो विधानसभाओं के हैं, जो स्थानीय चुनाव है। कांग्रेस का यही प्लस पॉइंट वो गिना रहे हैं अपने इस आर्टिकल में कि कांग्रेस पूरे मामले को, बीजेपी ने भरपूर कोशिश की कि ये चुनाव राष्ट्रीय बन जाए। कर्नाटक की बात कर रहा हूँ। चुनाव प्रचार के दौरान अपने राष्ट्रीय नेताओं को उतारा, राष्ट्रीय मुद्दे उठाए, पर कांग्रेस स्थानीय लोकल मुद्दों पर बनी रही कि 40% कमीशन खोर सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, चाहे नंदिनी का मामला हो, अमूल का मामला हो, वो स्थानीय मुद्दों पर रही, हिजाब पर रही, टीपू सुल्तान पर रही, और उसका फायदा कांग्रेस को मिला। तो मुझे ऐसा लगता है, जो उन्होंने नहीं लिखा है प्रफुल्ल केतकर साहब ने, कि वो सलाह दे रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को कि कांग्रेस से सीखो कि विधानसभा के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। नरेंद्र मोदी नो डाउट आज भी सबसे पॉपुलर नेता हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर आप चुनाव जीत सकते हैं, पर केवल नरेंद्र मोदी काफ़ी नहीं है। ये इसके अब कोर इशू पर आते हैं। वाकई एक तो ये बात हो गई कि संपादकीय में सवाल खड़े किए गए। इन सवालों की हकीकत क्या है सुमित जी? क्या सचमुच में प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द ही पूरी राज्यों की राजनीति, क्योंकि हम हर चुनाव में देखते हैं उनके चेहरे को सबसे आगे रखा जाता है। कर्नाटक का चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा, गुजरात समझ में आता है, गुजरात का तो वो स्थानीय चेहरा भी है, निर्विवाद रूप से सबसे बड़ा चेहरा है, देश में लोकप्रिय भी हैं। लेकिन राज्यों की राजनीति की जब बात होती है तो अभी तक ये जादू चलता आया, क्या अब ज़रूरत महसूस हो रही है और ये बदलाव क्यों हो रहा है? इस तरह का बदलाव क्यों हो रहा है कि अब सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे से काम नहीं चलेगा, आपको स्टेट में भी कोई बड़ा चेहरा रखना पड़ेगा? देखिए प्रवीण, जब मुसीबत आती है ना, जब खराब वक्त आता है, तो आप कुछ भी अच्छा करो वो उल्टा ही माना जाता है। ये आपकी किस्मत का खेल भी कई बार होता है।
तो ये मैं इन जनरल बात कह रहा हूँ, किसी के साथ भी हो सकता है। तो इस तरह की आशंकाएं दिख रही होंगी भारतीय जनता पार्टी को या संघ परिवार के लोगों को कि हमको इस माहौल जो हमारे फेवर में बना रहा बीते 8.5 साल तक 9 साल तक, उसको खराब नहीं करना है इस चुनावी साल में। उस माहौल को बना के रखना चाहते हैं। तो हिमाचल का चुनाव और कर्नाटक का चुनाव, दो ऐसे चुनाव हो गए जहां बीजेपी ने अपनी सरकारें खोई हैं कांग्रेस के हाथों में। वरना बीजेपी सरकारें छीनती है, सरकारें बनाती है। अगर आप इन जो 4 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं इस साल के आखिर में, उसकी अगर मैं बात करूं तो पिछली बार भी 18 में 5 साल पहले इन पर कांग्रेस जीती थी जी, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। लेकिन 19 का जो लोकसभा हुआ, इन तीनों चारों राज्यों में बीजेपी की, नरेंद्र मोदी के नाम की वजह से, चेहरे की वजह से बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई लोकसभा सीटों की। अगर मैं बात करूं, ये जो हमको एज मिलती है मोदी के नाम से, वो एज कहीं खो तो नहीं रही है। उसके कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। एक तो नरेंद्र मोदी नाम का जो करिश्मा, जिसको आज भी सबसे पॉपुलर नेता है, पर वो ऐसा तो नहीं है कि वो मोनोटोनस हो गया है। जनता उनको देख देख के थक गई है, जनता उनकी बातें सुन सुन के थक गई है। कहीं वो फटीग फैक्टर जिसको कहते हैं, जैसे आजकल मध्य प्रदेश में बड़ी चर्चा चलती है पत्रकारों के बीच में, स्थानीय लोगों के बीच में, कि मामा को बदल देना है। बहुत बहुत देख लिया शिवराज बाबू को, अब कुछ और कुछ नया करिए। ऐसे ही है जैसे लेफ्ट की सरकार हारी तृणमूल से, कि भाई 30 साल हो गया, बहुत हो गया, अब इसको देखते नहीं, नई लड़की आई है। जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आ गए, शीला दीक्षित जैसी पॉपुलर, उनको हरा दिया कि 15 साल के बाद। तो ये फटीग फैक्टर कई बार होता है। तो एक उसका मेरे ख्याल से फटीग फैक्टर का डर भी है संघ के मन में। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, विपक्ष लामबंद हो रहा है, विपक्ष की बैठकें हो रही हैं, विपक्ष एक साथ आ रहा है, और बड़ी बड़ी पार्टियां जो धुर विरोधी रहीं वो अपने तमाम बैर भूलकर एक साथ आने को तैयार हो गई हैं। 23 तारीख को वो जो मीटिंग नीतीश कुमार ने बुलाई थी, उसकी डेट भी अनाउंस हो गई। उस मंच पे अब आप सोचिए, शरद पवार भी हैं, स्टालिन भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, यूं अखिलेश यादव भी हैं। जितने बड़े पार्टियां हैं जो बीजेपी को चुनौती देती हैं अपने अपने सूबों में, वो एक साथ एक खड़ी रहेंगी। अगर वो फॉर्मूला जो कहा गया कि 300 सीटों पर विपक्ष सामूहिक तौर पे लड़े और 200 सीटें कांग्रेस बीजेपी के लिए छोड़ दे, जो प्रशांत किशोर का फॉर्मूला एक जमाने में सामने आया था, अगर ये इस फॉर्मूले पर सहमति बन गई तो बीजेपी के लिए वाकई में मुसीबत आ सकती है। प्लस जो मुद्दे हैं, चाहे जो मैं फटीग फैक्टर की बात कर रहा हूं, ऐसे में अगर मान लीजिए ये पहलवानों वाला मुद्दा, महिलाओं को आप नाराज करके रखे हुए हैं, वो आपके हाथ से निकल रहा है। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी भारत जोड़ो यात्रा से इंप्रूव हुई है, ये बीजेपी और संघ के नेता भी मानते हैं। आपको याद होगा, संघ के नेताओं ने उनकी यात्रा की कभी क्रिटिसाइज नहीं किया कि हाँ चल रहे हैं, देश को जानने का मौका है, युवा है, चलना चाहिए, देना चाहिए। अगर वो दूसरी यात्रा भी निकाल लेते हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की होगी आने वाले दिनों में, तो बीजेपी को लग रहा है कि तमाम चीजें ऐसी बनती जा रही हैं जो मुसीबत ना हो जाए कहीं खड़ी। तो ये एंटीसिपेशन है, एक किसी बुरे वक्त को भांपने का एंटीसिपेशन है, और अपने कामकाज को ठीक करने का, अपनी टीम को दुरुस्त करने का। इसीलिए अब बीजेपी के अंदर संगठन स्तर पर बदलाव की बात भी चल रही है। एक और बड़ा फैक्टर है, वो मैं चाहूंगा कि आप भी उसमें कुछ ऐड ऑन करें। ऐसा भी लगता है कि अगर आप राज्यों की राजनीति देखें तो हर जगह पर बीजेपी को चुनौती देने के लिए कोई ना कोई बड़ा चेहरा राज्यों में है। महाराष्ट्र में उद्धव दिखते हैं, आपको शरद पवार दिखते हैं, आपको भूपेश बघेल दिखते हैं, छत्तीसगढ़ में आपको 2-2 चेहरे दिखते हैं, राजस्थान में हालांकि इनका आपस में झगड़ा है, लेकिन पायलट और गहलोत 2-2 चेहरे कांग्रेस के पास में हैं। इधर वसुंधरा के साथ जाएं नहीं जाएं, किसी और को लाएं नहीं लाएं, अभी तक दौड़ में ही नहीं दिखाई देता है। मध्य प्रदेश में 2-2 चेहरे दिखाई देते हैं, जब कमलनाथ और दिग्विजय, और अब उसमें जीतू पटवारी जैसे नए चेहरों की भी चर्चा होती है। और फिर आपने जो बात कही, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये सब अपने अपने क्षेत्रों के बड़े चेहरे हैं। तो इनको टक्कर देने के लिए एक अकेला आदमी काफ़ी नहीं है, अलग अलग राज्यों में आपको उतनी ही बड़ी ताकत पैरेलल खड़ी करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं संघ ये हिदायत देना चाह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और इनफैक्ट ये आर्टिकल जो है तो 3 जून का आर्टिकल है, जो आज पब्लिश हुआ, आज मार्केट में आई मैगजीन, कल इनफैक्ट कल आई, आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, जो प्रफुल्ल केतकर साहब ने लिखा। इस बीच में 2-3 इंपॉर्टेंट घटनाक्रम भी हो गए। बीजेपी के जहाँ तक बात करूँ, टीडीपी के साथ उन्होंने हाथ बढ़ा दिया। तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू आए, मिलके गए अमित शाह से, और ये पूरे चांसेस हैं कि आंध्र प्रदेश के चुनावों में बीजेपी जो है साथ में जा सकती है। पर बीजेपी के साथ वहां क्या चाहिए कि जगन मोहन रेड्डी भी साथ रहना चाहते हैं, तो बीजेपी को चूज करना पड़ेगा। दोनों दुर्विरोधी है, वहां दोनों के साथ तो अलायंस जगन मोहन रेड्डी की अपनी लोकप्रियता है वहां पर, सिटिंग सीएम है, वो एक अलग मामला है। सिमिलरली जेडीएस का बयान भी आ गया कर्नाटक से, अभी चुनाव लड़े बीजेपी के खिलाफ, अब देवेगौड़ा साहब इशारा कर रहे हैं कि भाई हर पार्टी का कोई ना कोई संबंध तो बीजेपी के साथ कभी ना कभी रहा ही है। तो कहीं ना कहीं जेडीएस भी इशारा कर रही है कि हम बीजेपी के साथ जा सकते हैं।
एकनाथ शिंदे ने बोली दिया है उनके साथ वहाँ जो उनकी जो शिवसेना है कि हम बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे। तो बीजेपी, ये जो बीजेपी पे तमगा लग गया है और कांग्रेस पार्टी या विपक्ष ने ये कैंपेन छेड़ा कि ये पार्टी जो है वो सबको खा गई है, अपने साथियों को, अकालियों को खा गई, शिवसेना को तोड़ दिया, है ना, इस तरह एनडीए धीरे धीरे जो खत्म हुआ जिसकी हाँ कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने अपने पूरे एनडीए घटकों को खत्म कर दिया। तो ये जो इंप्रेशन जा रहा है कि बीजेपी जो है वो सब पे कब्जा कर लेना चाहती है, इंक्लूसिव नहीं है, ये सिर्फ आई मी माई सेल्फ की बात करती है, उससे निकलना भी एक कदम है कि हम चंद्रबाबू नायडू से बात कर रहे हैं, हम देवेगौड़ा साहब से बात कर रहे हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है कि मायावती के साथ भी हो जाए। यूपी में अभी तक मायावती के पत्ते नहीं खोले हैं, क्या बीजेपी वहां जा सकती है, कुछ हो सकता है। मतलब ये मैं कह रहा हूं कि बीजेपी अपने आप को एनडीए को दोबारा बना रही है। अगर वहां यूपीए शेप ले रहा है, कथित तौर पर यूपीए कहें कि नहीं कहें मुझे नहीं पता, लीडरशिप कौन करेगा, लेकिन अगर यूपीए जैसा गठबंधन वहां है तो एनडीए जैसा गठबंधन हम भी बना रहे हैं। ये कोशिश बीजेपी कर रही है। एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अब तो चुनाव आ गए, नज़दीक हैं, विधानसभा के चुनाव भी नज़दीक हैं और फिर लोकसभा के चुनाव भी बहुत दूर नहीं है। ऐसे में अब ये हिदायत, इस समय पर ये हिदायत अचानक कर्नाटक के चुनाव के बाद कहां से अचानक से लीडरशिप डेवलप हो जाएगी, या ऐसा लगता है लीडर बदलने की बात कहीं नहीं लिखी है, मैं ये क्लियर कर दूं। उन्होंने ये कहा, ये एक महत्वपूर्ण, ये बहुत क्लियर है। प्रफुल्ल केतकर साहब कहीं भी नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता पे सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, वो बीजेपी की प्लानिंग पे सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको उसमें नसीहत दे रहे हैं कि हमको नरेंद्र मोदी केवल एक नाम से काम नहीं चलेगा। आपने 19 का चुनाव मोदी के चेहरे पर जीत लिया, जो उन्होंने नहीं लिखा है, जिसका अनसेड लाइन है जो समझ में आती है कि आपने इतने चुनाव जो जीते हैं वो मोदी की पॉपुलैरिटी पर जीत लिए हैं। पर कर्नाटक में देखा कि जिस मोदी ने जाके उसमें लिखा हुआ एग्जाम्पल कि नेशनल मुद्दा बनाने की कोशिश की, बजरंग बली को मुद्दा बना दिया और वो बूमरैंग कर गया, उल्टा पड़ गया, हमको उसका फायदा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं जनता को बात समझ में आ रही है कि करप्शन का मामला हो गया स्थानीय स्तर पर, या इस तरह के मामले हो गए जो कम्युनल जिसको कहते हैं, या जो सांप्रदायिक सद्भाव वाले मामले होते हैं, इन चीज़ों पर अब कुछ नया करने की ज़रूरत है। कुछ, और वो नया तभी हो सकता है कि जब स्थानीय स्तर पर कोई मजबूत नेता हमारे पास हो, और जब तक मजबूत नेता नहीं होंगे तो सिर्फ नरेंद्र मोदी को 543 सीटों पर घुमा दो और आप जीत जाओगे, ऐसा नहीं होता है। उनको देखने भीड़ जरूर आ सकती है, पर वो वोट देगी क्या सामने, क्योंकि चुनाव सिर्फ सिंपल वोटिंग नहीं है, चुनाव मैथ्स भी है कि कौन नहीं लड़ रहा है, किसकी जाति के कितने लोग खड़े हो गए एक सीट पर, किसकी जाति का बाहुल्य है, आपका कैंडिडेट कौन सा है। इन तमाम चीज़ों पर विपक्ष अगर सामूहिक एक साथ बैठ रहा है तो बीजेपी के लिए वाकई में सोचने वाली बात है कि कैसे हमको 24 में अपने परफॉर्मेंस को रिपीट करना है। पीएम मोदी समझ में आता है, सिर्फ हिंदुत्व से बात नहीं बनेगी, ये थोड़ा चौंकाने वाला है कि संघ ऐसा कह रहा है कि हिंदुत्व से बात नहीं बनेगी। सिर्फ जनता के अंदर भी फटीक फैक्टर आता है ना। आप बार बार हिंदू मुसलमान अगर आप कर रहे हैं, अब पहले अयोध्या की बात हुई, चलिए मंदिर बन रहा है, मंदिर बन जाएगा, आप दिखाएंगे भी उसको, सब जानते हैं कि अब ये हर हिंदुस्तानी समझ में आ गया कि जनवरी में क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि मार्च अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं, आपको उसको कैपिटलाइज करना है वोट के तब्दील। अब आपने मथुरा का मामला उठा दिया, मथुरा पर भी पिटीशन चली गई है, मथुरा पर भी बातचीत शुरू हो जाए, कोर्ट में हियरिंग शुरू हो जाएगी। इसी वहाँ ज्ञान वापी का मामला चल ही रहा है जो पहले पीक पकड़ चुका है। तो मथुरा, काशी, अयोध्या सब चर्चा में। इससे ये जो मैसेज जा रहा है कि एक खास कम्युनिटी के खिलाफ पार्टी हो गई है, इसमें आप मुसलमानों को जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको आप साथ लेकर नहीं चल रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि हम जो नेता कहते थे ना कि 80-20 की बात कर रहे हैं, हमको 80 की फिक्र है, हमको 20 नहीं चाहिए, हम 80 में से 60 ले लेंगे, 80 में से 100 ले लेंगे, हमको दैट्स ऑल, जो इस तरह के बयान पब्लिकली आते थे ना, इस चीज़ को लेकर भी कंसर्न है कि आपको अगर अब चुनाव जीतना है, एक चुनाव अपनी एजेंडे पे जीत लिया, एक चुनाव अपने अपने माहौल पे जीत लिया, अब आपको अगला चुनाव, तीसरा चुनाव जो जीतना है वो ऐसा मुद्दा होना चाहिए जिससे लगे कि पूरे देश की पार्टी है, एक खास तबके की, एक खास वर्ग की, एक खास धर्म की पार्टी नहीं है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है प्रवीण कि दुनिया भर में अगर आप देखेंगे, जहाँ पर अगर अंतर्राष्ट्रीय माहौल को देखें, जो पूरा राइट का माहौल चल रहा था कि हर जगह राइट की सरकार है, हालांकि वो माहौल खत्म नहीं हुआ है, पर राइट को चुनौती देने वाली जो ताकतें हैं दुनिया भर के देशों में वो खड़ी होने लगी हैं, वो उनकी आवाज़ सुनाई जाने लगी है, जो दब गई थी, जो सामने आ गई थी। तो कहीं उसका असर हिंदुस्तान पर ना पड़े, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। संघ की नसीहत से बीजेपी की चिंता बढ़ी, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और हिंदुत्व, सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी। आपकी राय आप जरूर लिखें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।